को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास एएलपी और टेक्नीशियन के लिए या फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिस जगह पर भी पूछा जाता है, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। लेकिन उससे पहले मैंने आपको रेडिएशन चालू किया था, उससे पहले मैंने कन्वेक्शन वगैरह खत्म कर रखा है, हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अगर आप पीछे की क्लासेस को नहीं देखते हुए आ रहे हैं तो पहले पीछे की क्लासेस को देखते हुए आइए ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए, जिससे कि आप जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आप उन क्वेश्चन को करने में सक्षम हो। नोट्स अपना बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार उसको याद कीजिए ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, आपके 40 नंबर अच्छे से सिक्योर हो सके। इस बात का ख्याल रखिए, एक मेजर पोर्शन है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। पिछली बार मैंने आपको जहाँ से छोड़ा था उसके आगे लेकर चलते हैं। तो आज की पहली टॉपिक होगी हमारी एब्जॉर्प्टिव पावर। पावर, द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकवाल की याद आ गई। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिव पावर। तो पहले तो हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर को, उसके बाद पढ़ेंगे एमिसिव पावर को। देखिए, दो शब्द हैं, उसको पहले ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, एमिट का मतलब क्या होता है? अपने से निकालना, यानी कि बाहर निकालना एमिट कहलाता है। और किसी चीज को ग्रहण करना, लेना, ये एब्जॉर्प्टिव कहलाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दो शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बोल देता हूँ, एमिट का मतलब होता है बाहर निकालना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अंदर लेना। ठीक है, तो अब आइए पढ़ते हैं हम लोग क्या एब्जॉर्प्टिव पावर। अब एब्जॉर्प्टिव पावर किसी बॉडी का होता क्या है? तो ये होता है जैसे कि जैसे ही हीट जो रेडिएशन है, अगर वो हीट के फॉर्म में है तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है किसी दिए गए समय में, और इन ये रेशियो होता है बटा जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट किया उस बॉडी पर किसी दिए गए समय में, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाता है। तो आइए मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एब्जॉर्प्टिव पावर होता क्या है। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो क्या है? तो ये एक रेशियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये रेशियो किसका है? तो इट इज द रेशियो ऑफ हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब। मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि ये क्या है कि जो हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम, यानी कि दिए गए समय की बात की जा रही है क्योंकि समय ही इंपॉर्टेंट है। टू द, यानी कि बटा में, टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन, रेडिएशन इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन इट इन दैट टाइम, यानी कि दिए गए समय में। तो मैंने बता दिया आपको कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है। तो ये एक रेशियो है जो हीट रेडिएशन अब्जॉर्ब होता है बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इन दैट टाइम। अब देखिए, मैंने आपको एक शब्द बताया था जिसे हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। तो जब भी हम इन रेडिएशन की पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो क्या बन जाता है? मोनोक्रोमेटिक बन जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, जैसे ही हम वेवलेंथ शब्द को लगा देते हैं तो फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ हम क्या बोलते हैं कि जो मेरा एब्जॉर्प्टिव पावर है वो क्या बन जाता है? मेरा ये बन जाता है आपका मोनोक्रोमेटिक ऑब्जर्प्टिव पावर। तो ये भी बात याद रखिएगा, आपसे वन लाइनर के फॉर्म में ये सवाल बन सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर। आई होप अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे ही आपसे पूछेगा कि एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ और इन ए गिवन टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं? तो रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ per second by its surface to the radiation of the wavelength incident in 1 second on the same area। उसी को अब हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दिया हुआ होता है तब की बात कर रहा हूं मैं। तो ये भी बात आपको अब समझ में आ गई होगी, यानी मैंने इसी के डेफिनेशन से आपको उसका डेफिनेशन बता दिया जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात की जा रही है। देखिए, मैंने आपको लिख भी दिया है, अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि जो एब्जॉर्प्टिव पावर है ऑफ अ बॉडी फॉर अ गिवन वेवलेंथ, अगर गिवन वेवलेंथ होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो रेशियो होता है। सेम यही चीज है, बस चूंकि यहाँ पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर दी गई है तो जहां जहां वेवलेंथ नहीं था वहां वहां वेवलेंथ लगा दिया गया है। तो रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ दैट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड बाय इट्स सरफेस
टू द रेडिएशन ऑफ दैट वेवलेंथ इंसिडेंट इन 1 सेकंड ऑन द सेम एरिया। यही क्या हो गया, आपका एब्जॉर्प्टिव पावर हो गया। अब मान लीजिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास dq दिया हुआ है। अब dq मैंने बार बार समझा रखा है कि dq है क्या, तो अमाउंट ऑफ ये रेडिएंट एनर्जी है। मैंने क्या बोला कि dq क्या है, अमाउंट ऑफ आपके पास रेडिएंट एनर्जी दिया हुआ है। और साथ ही साथ अब चूंकि वेवलेंथ की बात हो रही है तो लैम्डा भी आ जाएगा। अब जो वेवलेंथ का रेंज है, मैं बोल रहा हूँ कि जो वेवलेंथ का रेंज है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, तो लैम्डा दिया हुआ है, क्योंकि वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। और जो लैम्डा और प्लस डी लैम्डा, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ और बताता हूँ कि यही इंसिडेंट कर रहा है, यानी कि ये जो लाइट का रेडिएशन है वो इंसिडेंट कर रहा है रेडिएशन के फॉर्म में, तो इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, यानी इतना ही क्वांटिटी में, इतनी ही वेवलेंथ से इंसिडेंट कर रहा है रेडिएशन सरफेस ऑफ द बॉडी पे। अच्छा, और मान लेता हूं कि ए एब्जॉर्प्टिव पावर को मैं छोटा ए लैम्डा से डिनोट कर रहा हूं, जो शुरुआत में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में। तो अगर ए लैम्डा मेरा एब्जॉर्प्टिव पावर है किसी भी रेडिएशन के लिए ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है, तो मैं लिख देता हूं कि जो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्प्टिव पढ़ रहे हैं तो एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वैल्यू हो जाता है आपका ए लैम्डा इंटू डी क्यू के बराबर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लैम्डा इंटू डी क्यू के बराबर हो जाता है। यही आपसे पूछा जाता है कि बताइए अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, यहाँ लिख लीजिएगा अमाउंट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी कितना होता है, तो ए लैम्डा इंटू ये डी क्यू होता है। तो ये थी बातें आपको एब्जॉर्प्टिव पावर से संबंधित, इतनी बातें आपको निश्चित रूप से याद करनी पड़ेगी। अब आइए बढ़ते हैं अपने एमिसिव पावर पे। तो एमिसिव पावर में भी आपको कुछ भी अलग नहीं होगा। अब मैंने एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव का मतलब आपको बेसिक समझा दिया था आज के शुरुआत क्लास में ही। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमिसिव पावर। अब हम एमिसिव पावर भी लिखेंगे तो सीधा सीधा अब हम पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ही डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि सवाल तो आपको वहीं से बनना होता है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं इसके डेफिनेशन को लिखूं तो एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर अ बॉडी, फॉर अ बॉडी। अब यहाँ से आप चालू कीजिएगा एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि दिए गए टेम्परेचर पे जो है, एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ, ये हम डिफाइन करते हैं इसको, गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज क्या, तो मैं बता दूं आपको, डिफाइंड एज द, जो रेडिएंट एनर्जी होता है वेवलेंथ, जो रेडिएंट एनर्जी होता है जो एमिट करता है पर सेकंड, तो यही कहलाता है आपका एमिसिव पावर। जैसे एब्जॉर्ब में एब्जॉर्ब करता था पर सेकंड, और जितना अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट करता था, सॉरी रेडिएशन इंसिडेंट करता था, उन दोनों का रेशियो होता था। अब यहाँ पर जितना एमिट करेगा और जितना एमिट करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, एमिसिव पावर कहलाएगा। तो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द, इज डिफाइंड एज द रेडिएंट एनर्जी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में ही निकल रहा है, तो हम बार बार रेडिएंट एनर्जी का ही उपयोग करेंगे ऑफ दैट वेवलेंथ, जो मेरा वेवलेंथ दिया होगा और वो एमिट होगा, एमिटेड पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ इट सरफेस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एमिसिव पावर बोलेंगे। अब एमिसिव पावर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो मैंने बताया कि उसको ए लैम्डा से करते थे, तो इसको ई लैम्डा से करेंगे। अब सेम चीज, सब कुछ वही चलेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। मेरे पास लैम्डा क्या रहेगा, आपके पास लैम्डा वेवलेंथ रहेगा, और जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा था वो क्या रहेगा, यही इंसिडेंट कर रहा होगा, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। तो इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या हो जाएगा आपके पास, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, यही रहेगा। तो यानी कि अब अगर हम बोलते हैं कि आपसे पूछा गया कि अगर ई लैम्डा एमिसिव पावर है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर से लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ जो मेरा रेडिएंट एनर्जी होगा, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड जो होगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा के बराबर। तो दोनों याद रखिएगा, वहाँ ए लैम्डा इंटू डी क्यू होता था, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ेंगे प्रिवोस्ट थ्योरी को। अब आइए सबसे पहले आपको समझा दें कि डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है।
क्योंकि अभी मैं प्रीवोस्ट थ्योरी से पहले आपको डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम जानना ज़रूरी है। डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो एक है ऐसा स्टेट जहाँ पर सिस्टम एक्सपीरियंस तो करता है हीट को, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो उसका ओवरऑल टेम्परेचर होता है, वो स्टेबल होता है ओवर द टाइम। तो ये है आपका डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल डायनेमिक इक्विलिब्रियम की परिभाषा मैंने आपके लिए लिख दिया है, जो मैंने आपको समझाया कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पर सिस्टम एक्सपीरियंस तो करता है हीट ट्रांसफर को, लेकिन जो ओवरऑल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है ओवर द टाइम। आगे हम पढ़ेंगे इसको और भी डिटेल में जब हम आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएंगे तब, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवोस्ट थ्योरी है वो आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम के आधार पर ही बताया जाता है। डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम के ही आधार पे प्रीवोस्ट थ्योरी ने दो बातें बताई। उनका ये कहना था कि ये जो आइडिया है, जो उनका आइडिया है जो 1792 में उन्होंने दिया था, उनका यही कहना था कि जो डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है हीट रेडिएशन के लिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है किसके लिए, तो हीट रेडिएशन के लिए। तो उनको उनके हिसाब से ये कहना था कि जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि जो बॉडी है वो रेडिएट करता है उस रेट पर जिस रेट पर जो बॉडी है वो डिपेंड करता है केवल अपने सरफेस ऑफ नेचर पे और उसके टेम्परेचर पे। और जो दूसरा पॉइंट है उनका कहना था कि वो एब्जॉर्ब करता है हीट को उस रेट से जो डिपेंड करता है अपने नेचर ऑफ सरफेस पे और साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पे। तो ये बातें भी आपको क्लियर हो गई। तो यहीं पर मैं आपको प्रीवोस्ट थ्योरी भी लिख देता हूँ। प्रीवोस्ट थ्योरी कब दिया गया था? तो 1792 में प्रीवोस्ट के द्वारा ही दिया गया था, जो डायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ हीट रेडिएशन से संबंधित है। मैं लिख भी देता हूँ कि हीट रेडिएशन से ये संबंधित है, और जो बातें मैंने बताई एक्सप्लेन कर दी वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो जो मैंने आपको प्रीवोस्ट थ्योरी के बारे में बताया वो अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि एक बॉडी रेडिएट करता है उस रेट पे और वो डिपेंड करता है केवल नेचर और उसके सरफेस पर और उसके टेम्परेचर पे। और दूसरा क्या कहता है कि वो एब्जॉर्ब करेगा हीट एट द रेट जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पर और साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पर। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग की बात करूं तो सिस्टम का मतलब होता है कोई एक पार्ट यूनिवर्स का, और इसको छोड़ के बाकी की चीजें क्या हो जाती हैं, सराउंडिंग हो जाती हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग भी कोई खास चीज नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है, और इसको हटा दें तो बाकी का पार्ट हो गया आपका सराउंडिंग। तो ये थी प्रीवोस्ट थ्योरी से बातें जो आपको पूछी जा सकती है आपके प्रतियोगिकी परीक्षाओं में। अब आइए बढ़ते हैं आगे अपने। अब आइए हम देखते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ लॉ से संबंधित किरचॉफ लॉ कहता क्या है कि दिए गए टेम्परेचर पर, यानी अगर आपके पास कोई एक टेम्परेचर दिया गया है, तो जो इमिसिव पावर और जो एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो होता है दिए गए वेवलेंथ के हिसाब से, वो कांस्टेंट होता है सभी बॉडीज के लिए। और ये जो कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है एमिसिव पावर परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए भी, क्योंकि और वहां पर कंडीशन ये भी रहनी चाहिए कि जो टेम्परेचर यहाँ था वही टेम्परेचर यहाँ भी होना चाहिए, और जो वेवलेंथ यहाँ था वही वेवलेंथ यहाँ पर भी होना चाहिए। यानी कि अब ये बताता क्या है ये भी जान लीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास, ध्यान से समझ लीजिएगा, कि मेरे पास अगर ई लैम्डा है और दूसरा मेरे पास एक ए लैम्डा है, तो ये दोनों क्या है, तो एक तो आपके पास ये क्या दिया हुआ है, एमिसिव पावर, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, और ये आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर। अब यहाँ पर ना एक चीज मेरे से छूट गया है, मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जो आपके पास एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर, इसका जो यूनिट होता है, ये यूनिट होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर आप, अगर चूंकि मैं वहां बताते समय भूल गया कि जो आप रेशियो को वहां देखते थे एब्जॉर्प्टिव पावर का, वहां पर दोनों रेशियो में बन जाता है, तो वहां पर कोई यूनिट नहीं आता है, तो ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इतनी सारी बातों में आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि एब्जॉर्प्टिव पावर का आपका यूनिट क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कि ये यूनिट लेस होता है और उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो आपके पास अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है, जो आपका ए लैम्डा की वैल्यू है वो कितना होता है, तो याद रखेगा यूनिटी यानी कि 1 होता है। यानी कि आपसे ये भी लिख के दे सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इस टाइप से क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एमिसिव पावर की बात करें, तो जो एमिसिव पावर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। याद रखिएगा
कि जो मेरा एमिसिव पावर है इसको हम मेजर करते हैं जूल पर सेकेंड। मैं लिख देता हूँ जूल, और यहाँ पर मैंने पर सेकेंड लगा ही दिया है, और फिर पर मीटर स्क्वायर। अब जूल पर सेकेंड क्या होता है, तो जूल पर सेकेंड वाट होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से कि वाट मीटर स्क्वायर का पावर -2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं आप एग्जाम में। तो यानी कि आपसे ये तीनों में से कोई भी यूनिट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो छूट गई थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आते हैं किरचॉफ लॉ पे। तो अगर ई लैम्डा और ए लैम्डा मेरा क्या है, एमिसिव पावर है और एब्जॉर्प्टिव पावर है, ठीक है। और ये किसके लिए है, किसी बॉडी के लिए है, और करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा। मैं लिख देता हूँ ये किसके लिए दिया हुआ है, किसी बॉडी के लिए दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ लैम्डा, यानी कि दिए गए वेवलेंथ लैम्डा के लिए। तो अब आपके पास क्या बताया, जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि जो ई लैम्डा है, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम डेफिनेशन, यानी फ्रॉम किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का क्या कहना था कि जो ये ई लैम्डा है और जो आपका ए लैम्डा है, इन दोनों का जो रेशियो है ना, वो एक कांस्टेंट को देता है, और वो क्या कांस्टेंट को मैं ले लेता हूँ क्या, कैपिटल ई लैम्डा। अब ये कांस्टेंट क्या है आपका, कैपिटल ई लैम्डा जो है ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू को दर्शाता है। यानी कि जो अगर मैं ई लैम्डा की बात करूं तो ये क्या है आपका, एमिसिव पावर है ब्लैक बॉडी का। याद रखिएगा ये क्या है आपका, तो ये है आपका एमिसिव पावर। एमिसिव पावर किसके लिए, क्योंकि बोला ही गया है कि ये बराबर होगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, लिखा हुआ है ना कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये एमिसिव पावर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एमिसिव पावर फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब आपका ये भी आ गया, ई लैम्डा भी आ गया जो कांस्टेंट है। अब ये क्या है, अब ये दिए गए टेम्परेचर, यानी कि वही टेम्परेचर भी होना चाहिए और वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब इस लाइन को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ई लैम्डा का वैल्यू ध्यान से समझिएगा, अगर ई लैम्डा की भी वैल्यू बहुत ज्यादा है और ए लैम्डा का भी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ध्यान से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए लैम्डा भी मेरा लार्ज है तो ई लैम्डा भी मेरा लार्ज होगा। यानी कि अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को सर्टेन वेवलेंथ का स्ट्रांगली, तो क्या होगा, वो एमिट भी उतने ही स्ट्रांगली करेगा। तो इस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आता है कि जो मेरे पास जो बॉडी, अगर वो गुड एब्जॉर्बर होगा, किसका, गुड एब्जॉर्बर। अब जाहिर सी बात है रेडिएशन को हीट में पढ़ रहे हैं, तो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट अगर होगा या फिर रेडिएंट हीट होगा, तो वही बॉडी क्या होगा, गुड एमिटर भी होगा। तो आर गुड एमिटर ऑल्सो, यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया है, कई जगह पे पूछा गया है। तो गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएंट हीट आर गुड एमिटर ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो किरचॉफ लॉ से पूरी बातें संबंधित थी। आई होप इतना आपको किरचॉफ लॉ समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको एक थ्योरी पढ़ाने से पहले आपको एक शब्द के बारे में बता दें जिसको कि हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको जानना होगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहले होता क्या है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जो स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट जीरो से, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर स्केल, मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जो स्टार्ट होता है, आपको लिख लेना है कि जो स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट जीरो से, जो स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट जीरो से, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको ये भी डाउट हो जाएगा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जहाँ पर पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि मोशन करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूं कि जहाँ पर मॉलिक्यूलर जो मोशन होता है पार्टिकल का, वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, यानी कि मोशन में वो होना बंद हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये भी बात याद रखेगा। अब इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि इसको थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर भी कहा जाता है। और इसमें केवल दो ही स्केल आते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। कितने स्केल आते हैं, दो ही स्केल आते हैं, एक को बोलते हैं रैंकाइन और दूसरे को बोला जाता है केल्विन। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से संबंधित कुछ बातें थी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है किसी सिस्टम का जिसमें लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी होता है, यानी ये कंडीशन किसकी है, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी सिस्टम की है, लोवेस्ट पॉसिबल या फिर मिनिमम पॉसिबल एनर्जी सिस्टम को ये दर्शाता है। तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट जीरो से संबंधित इतनी बातें।
आपको याद रखनी है। अब अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जान लिया है तो अब आपको अगला हेडिंग भी समझ में आ जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है ये जान लीजिए। अब इनका कहना था कि जो, अगर मान लेते हैं कि, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई इतना हार्ड चीज नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक टी है, ठीक है, टी मेरे पास क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है, इसीलिए आपको बताना जरूरी था। वैसे मैंने पहले की शुरुआत में भी क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, कोई बात नहीं। तो टी मेरे पास क्या है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है, किसका, ऑफ द ब्लैक बॉडी का। अभी बातें आपको ब्लैक बॉडी पर ही पढ़ना है, याद रखिएगा, और उसी पर थ्योरी भी बनता है, तभी तो ब्लैक होल और ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, वो मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। और जो मेरा लैम्डा है, याद रखिएगा, लैम्डा एम मैं मान लेता हूँ। तो लैम्डा एम मेरे पास क्या है, तो वेवलेंथ है मैक्सिमम एमिशन का। क्या माना मैंने, कि जो मेरा लैम्डा एम है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन, जो भी बॉडी मैक्सिमम एमिट कर रहा है वो मेरा क्या हो गया, लैम्डा एम हो गया। तो विंस का कहना क्या था कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि लैम्डा एम और टी का, ये एक कांस्टेंट को बताता है, जिस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है बी। यानी कि बी को क्या कहा जाता है, तो बी को कहा जाता है विंस कांस्टेंट। अब उन्होंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ये बी की वैल्यू है, अब पहले इसका यूनिट देख लीजिए। अब वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होगी। तो मीटर केल्विन इसका यूनिट है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है, आपको ये भी बता दूं। अब ये जो बी है, जो विंस कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 0.002898, याद रखिएगा, अच्छे से लिख देता हूं मैं, 2898, और ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर केल्विन। तो ये बी की वैल्यू आपको इतना याद रखना है। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का कहना क्या था, जो उनका फाइनल जो ऑब्जर्वेशन था, उनका ये कहना था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सब सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आप देखिए इधर, अब देखिए बी का वैल्यू क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो एमिशन एनर्जी है मेरा, वो मैक्सिमम होगा करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ जितना छोटा होगा, एमिशन ऑफ एनर्जी उतना ज्यादा होगा, अगर हमारा तापमान बढ़ रहा होगा तो। यही बात कौन कहा है, तो यही बात विंस डिस्प्लेसमेंट साहब ने कहा है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि क्या कहा है उन्होंने, विंस लॉ ने क्या कहा है, इस लाइन को मैं लिख देता हूं, क्या, कि जब मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो एमिशन एनर्जी होता है, जो एमिशन ऑफ एनर्जी होता है, इज मैक्सिमम, वो क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। कब मैक्सिमम होता है, करस्पॉन्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर वेवलेंथ, करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर वेवलेंथ। अब आइए आपको इसको प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली आप समझिए इसको। लैम्डा एम क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। मैक्सिमम एमिशन के लिए जो वेवलेंथ दिया गया है आपका लैम्डा एम। अब ये इक्वेशन कब बना होगा, जब आपका जो लैम्डा एम है वो, यानी जो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ के लिए जो आपका टी होगा वो क्या हुआ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ होगा। तभी तो ये लाइन बनकर आया कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर के हिसाब से जो एमिशन एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होगा, जब वेवलेंथ मेरा क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/t के, तभी तो लैम्डा एम को जब हम यहाँ से कांस्टेंट को हटाएंगे, तो उसी कांस्टेंट को तो नाम दिया गया है विंस डिस्प्लेसमेंट, विंस कांस्टेंट जो भी बोलते हैं इसको। तो 1/t हो गया। अब t को इधर ला दीजिए, तो लैम्डा एम इंटू टी किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। तभी तो ये क्या बना, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बना। तो अब मैं आपको इस पर ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं। तो देखिए, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ग्राफ प्लॉट जो है टेम्परेचर को दर्शा रहा है कि टेम्परेचर कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर ज्यादा होगा। तो मैं अगर यहाँ पर वेवलेंथ को कंसीडर करता हूँ, और इधर मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, यहाँ पर मेरा क्या है, तो एमिशन है, आई होप ये दिख रहा होगा। तो ये आपका क्या है, सॉरी एमिशन में लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका, एनर्जी इंटेंसिटी है, यानी कि एनर्जी या फिर इंटेंसिटी आप लिख लीजिए। ये है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे पास दिया गया तीन टेम्परेचर है, T1 T2 और T3, तो देखिए जो ये ग्राफ होगा, ये देखिए T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3 का ग्राफ। इस तरह से ग्राफ बनता चला जाएगा, यानी कि ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है और ये मेरा T3 है। तो यहाँ T1 ग्रेटर देन होगा, T2 ग्रेटर देन होगा T3। यही कौन कहता है, तो यही विंस का कहना था। तो आई होप अब आपको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ समझ में आ गया होगा।
आपको एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि मीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है या फिर यूनिट, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा एएलपी के एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो मैंने आपको सिखा दिया क्या होता है, वो अलग से सवाल एक बन सकता है। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेफेंस लॉ को। क्या बोला मैंने कि जो मेरा अगला टॉपिक है वो क्या है, तो ये है आपका स्टेफेंस लॉ। अब स्टेफेंस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसका? तो मैं आपको बता दूं कि ये हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी के, यानी कि बॉडी के सरफेस का जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसी के फोर्थ पावर के ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैं इस डेफिनेशन को क्या बोला मैंने, तो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है और वो रेडिएट कर रहा है, क्योंकि रेडिएशन की ही बात चल रही है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा पर सेकंड, ठीक है, पर यूनिट एरिया मैंने बताया, क्योंकि एरिया जरूरी है ना, तभी तो उतने दूर में ये इंटेंसिटी आएगा। तो पर यूनिट एरिया, और ये किसके लिए है? ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मैंने कई बार बता रखा है कि आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी मिस नहीं करना है, सारी बातें उसी के लिए चल रही हैं। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, तो ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? मैंने अभी बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर। मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ये फोर्थ पावर के ये प्रोपोर्शनल होता है। और किसका? तो ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी के। ये बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अब मैंने कहा क्या? तो कहा ये कि अगर मेरे पास जो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया है वो क्या है? कैपिटल ई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर टी है तो इसके पावर 4 के। ये क्या हो गया आपका? यही बता रहा है स्टेफेंस लॉ। अब यहाँ पर भी निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे और उस कांस्टेंट को आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा रूल, ठीक है, सिग्मा बॉय। चलिए, तो ई का सिग्मा टी का पावर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब यही जो आपका सिग्मा निकल के यहाँ पर आ रहा है, इसी को कहा जाता है स्टेफेंस कांस्टेंट। याद रखिएगा, स्टेफेन कांस्टेंट। अब उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और कुछ वैल्यू निकाल के बताया। अब इसकी वैल्यू जो है अर्ज पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको सीजीएस यानी कि सीजीएस और एसआई यूनिट दोनों में मैं लिख देता हूं, क्योंकि दोनों में सवाल पूछा गया है आपसे। तो अब सिग्मा सिग्मा की वैल्यू अब देखिए, तो सिग्मा की वैल्यू अगर आप सीजीएस में देखते हैं तो सीजीएस वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, अब इसका यूनिट भी तो आपसे पूछा जा सकता है, इसका यूनिट भी तो पूछा जा सकता है ना आपसे। तो मैंने अभी तुरंत समझाया कि सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा ई बाई टी का पावर 4। अब टेम्परेचर का पावर 4 का मतलब क्या हो गया? अब ई क्या था? तो ई आपको था एनर्जी रेडिएटिव पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया की बात कर रही थी। तो एनर्जी क्या हो गया आपका? जूल हो गया। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? जूल पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर यूनिट एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और उसके बाद टेम्परेचर का पावर 4 यानी कि केल्विन का पावर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर और केल्विन का पावर -4, ये क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा किसका? सिग्मा का, ठीक है। अब जूल पर सेकंड क्या होता है? तो जूल पर सेकंड वाट होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा केल्विन का पावर -4। अब मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ सीजीएस में। तो सीजीएस वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 का पावर -5। अब ये वाट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अर्ज। जूल जो है अर्ज में चेंज हो जाएगा, अर्ज पर सेकंड, और बाकी का कुछ चेंज होगा क्या? तो मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और केल्विन तो आपका केल्विन में ही रहेगा। तो ये हो गया सीजीएस में। अब एसआई में भी लिख लीजिए। अब एसआई में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एसआई में तो मैंने लिख ही दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5.67। अब 10 का पावर -5 है, यहाँ सेंटीमीटर का माइनस स्क्वायर है और हमको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो कितना हो जाएगा? -5 से ये कितना में जाएगा? तो लगभग हाँ, ये आ जाएगा 10 का पावर -8 हो जाएगा। तो 5.67 गुना 10 का पावर -8 वाट मीटर स्क्वायर, और क्योंकि मैंने एक ही बार में लिख दिया, और ये हो जाएगा आपका केल्विन का पावर -4। तो ये हो गया आपका एसआई में वैल्यू। तो याद रखिएगा, और इसी को ऐसा भी लिख देगा कि इतना बताइए, और ये लिख देगा ऐसा जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और केल्विन का पावर -4।
तो ये था आपका स्टीफेंस लॉ से संबंधित पूरी बातें। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे वैल्यूज ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और कुछ नहीं आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इन वैल्यूज को पूरे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। और आपको थोड़ा बहुत और जानकारी दे दें तो स्टीफेंस लॉ जो है इसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली इन्होंने 1879 में दिया था। लेकिन कुछ अब कुछ और भी कहानियां हैं, तो सुन लीजिए कहानियां क्या है। लेकिन जब 1884 का समय आता है, यानी कि 5 साल के बाद बोल्ट्जमैन साहब आते हैं और इस जो थ्योरी है इसका थ्योरेटिकल प्रूफ वो दे देते हैं, जिसको कि हम आगे चल के बोलते हैं स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। अब आइए, अब मैंने आपको बताया कि स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ साहब कहाँ से आए, तो स्टेफेंस लॉ के बाद आए। अब चूंकि बोल्ट्जमैन साहब आ गए इसलिए दोनों को मिला के कहा गया स्टेफेन बोल्ट्जमैन लॉ। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ये सारी बातें कॉपी में नोट करते चलिए, आपको काफी काम आएगा अगर आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो। अब बोल्ट्जमैन साहब ने कहा क्या, तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब उनका क्या कहना था ये भी सुन लीजिए। अब उनका कहना ये था कि अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है मेरे पास, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, जिसका टेम्परेचर मैंने टी ले लिया। अब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी को मैंने एक सराउंडिंग से घेर दिया, इनक्लोज कर दिया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने इसको इनक्लोज कर दिया, इनक्लोज किया सराउंडिंग से, जिसका टेम्परेचर मैं लिख देता हूँ, जो सराउंडिंग है जिससे इनक्लोज किया जा रहा है, याद रखिएगा उसका जो टेम्परेचर है वो मैंने क्या ले लिया, सॉरी हाँ, उसका टेम्परेचर मैंने क्या ले लिया, T0 ले लिया। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का कहना था कि जो आपका हीट एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी कैपिटल ई की बात की जा रही है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। अब इस ई की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और ये हो जाएगा कैपिटल टी का पावर 4 और माइनस T0 का पावर 4, याद रखेगा। लेकिन अगर यहीं पर ये कंडीशन लागू हो गया कि अगर मेरे पास जो ये टेम्परेचर है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू T0 के बराबर हो जाता है, तो जो हमारा ये इक्वेशन है इस कंडीशन के बाद क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ई, और उसके बाद यहाँ पर अब अगर देखिए बराबर हो जाएगा या तो टी पावर से 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल क्या बचेगा, सिग्मा टी का पावर 4 ही बचेगा। अब उन्होंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, तो भाई साहब अब इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये यहाँ से आया तो बोल्ट्जमैन साहब कहना क्या चाहते थे। उनका कहना ये था, यहाँ के बाद आप, मैं यहाँ पर डायरेक्शन दे देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। उनका कहना ये था कि अगर मेरे पास जो बॉडी है अगर वो परफेक्ट ब्लैक नहीं है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं उन्होंने, कि कहा कि अगर ये परफेक्ट ब्लैक नहीं है इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, तो अब जो अमाउंट ऑफ आपका हीट एनर्जी होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आपका रेडिएट करेगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, अब क्या हो जाएगा, जो ई की वैल्यू है वो हो जाएगा आपके पास छोटा ई इंटू सिग्मा टी का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4 हो जाएगा। ये इनका कहना था, किसका, बोल्ट्जमैन भाई साहब का। अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म आ गया जो है कि ई। अब ई को क्या कहते हैं, तो ई को ही कहते हैं रेडिएशन एमिसिविटी। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं रेडिएशन एमिसिविटी बोलते हैं। अब रेडिएशन एमिसिविटी को दूसरे नाम से, सिंपल नाम से एमिसिविटी भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एमिसिविटी भी कहा जाता है, ये बात याद रखिए। और जो इसका वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पर। इक्वेशन को देखिए, आपको टेम्परेचर से संबंधित है तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू जो होगा, इट्स वैल्यू जो है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा। तो ये बातें थी किससे आपको संबंधित, तो ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉपी में नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, सरकारी नौकरी लग जाएगी, चिंता मत कीजिए। तो लगभग आपका रेडिएशन में मात्र एक टॉपिक अब बचा हुआ है और वो है सोलर कांस्टेंट, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो क्योंकि आज की क्लास अब यहीं तक रहेगी, आगे की क्लासेस हम आगे को देखेंगे। तो अगर आपको सेशन, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल अपने कॉपी में नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।